नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का बहुत स्वागत। आज हम आपको दिखाएंगे क्या क्षत्रियों को मनाने के लिए काम कर गया मोदी का मास्टर स्ट्रोक। आज गुजरात में किस मुद्दे पर गरजे बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दिखाएंगे चुनावी माहौल में कैसे बढ़ गई वडोदरा में बन रही राजनीतिक साड़ियों की डिमांड। इस बुलेटिन में होगी हर खबर, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुजरात में क्षत्रियों की नाराजगी दूर करने के लिए मोदी के मास्टर स्ट्रोक से। पीएम मोदी ने जामनगर में जाम साहब से मुलाकात की। इस दौरान जाम साहब ने पीएम मोदी को जीत का आशीर्वाद दिया, साथ ही पगड़ी पहनाई। तो क्या मान लिया जाए कि गुजरात में बीजेपी से क्षत्रिय समाज की नाराजगी खत्म हो गई है? राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के बयान से मचा घमासान अभी भी जारी है। क्षत्रिय समाज को मनाने के लिए बीजेपी की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला और जामनगर में शाही परिवार के वंशज जाम साहब के घर जाकर उनसे मुलाकात की, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर चुनावी रैली में क्षत्रिय समाज के बलिदानों की जमकर तारीफ भी की। और जैसा मैंने कहा, जाम साहब के परिवार के साथ मेरा जो नाता रहा है, उनका जो आशीर्वाद रहा है, तो आज मैं यहां आते समय उनके आशीर्वाद लेने गया था और उन्होंने मुझे प्यार से पगड़ी पहनाई, आशीर्वाद दिए। और जब जाम साहब विजयी भव कहते हैं तो फिर वो विजय निश्चित हो जाता है। हमारे देश के राजा महाराजाओं ने अखंड भारत बनाने के लिए अपना पीढ़ियों का राजपाट दे दिया था। अब सवाल ये है, क्या क्षत्रिय समाज की नाराजगी दूर हो गई? जाम साहब ने पीएम मोदी को जीत का आशीर्वाद दे दिया। ये जानने के लिए आज तक ने क्षत्रिय आंदोलन के अग्रणियों से बात की। उनका कहना है कि जाम साहब ने क्षत्रिय समाज को कोई संदेश नहीं दिया, मतलब बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज का विरोध जारी रहेगा। ना, विरोध तो बिल्कुल कम नहीं होगा। जाम साहब तो जाम साहब है, वो ऐसा राजा है और हमारा पूर्वजों भी है। 18वीं पेटी में जाम साहब और हम सब मिल जाते हैं। जाम साहब का सम्मान मोदी साहब पहले से कर रहे हैं। उसके पहले भी एक विधानसभा कार्यक्रम था, तब भी मोदी ने स्टेज पे उसको प्रणाम किया था। वो जाम साहब भी उसकी इतनी इज्जत करते थे। पहले एक बार जाम साहब ने स्टेटमेंट दिया था, दूसरे दिन वो स्टेटमेंट बदल दिया। तो अभी मोदी साहब मिला होगा तो शुभेच्छा उसने दी है। क्षत्रिय समाज के अधिकतर लोगों का कहना है कि वो पीएम मोदी से नाराज नहीं है। उनकी असली लड़ाई पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी ने पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट वापस नहीं लेकर उनके आक्रोश को बढ़ा दिया है। एक हमको अच्छा लगा कि उन्होंने क्षत्रिय समाज का रोष समझा और पहली बार शायद गुजरात में आके उन्होंने क्षत्रियों के विषय में चर्चा करी है। तब ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी बोला है कि भूचर मोरी में जो हुआ है और जो बलिदान दिए हैं उसको याद किया। तो आज वो बलिदान सबको याद है, फिर भी उस बलिदान देने वाले कौम के लिए ये बीजेपी को संवेदना कम है। आज हमने ये भी देखा है कि उन्होंने रूपाला जी को वहाँ स्टेज नहीं दिया, रूपाला जी को उनको वहाँ नाम नहीं लिया। और अभी भी हमारा विरोध भाजपा के विरुद्ध में ही है। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने वक्तव्य में जो भी क्षत्रिय समाज के लिए बोला है वो एकदम सच्चा है। हमारे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने ये बात अपनी वक्तव्य में ली है और ये वक्तव्य हमारे लिए कोई पॉजिटिव रिव्यू नहीं लाएगा। हमारा जो विरोध है भाजपा के प्रति वो यथावत ही है और हम हमारा मतदान भाजपा के विरुद्ध ही करेंगे। पीएम मोदी की सक्रियता से साफ है कि क्षत्रियों की नाराजगी से बीजेपी चिंतित है। इसलिए पीएम मोदी ने जाम साहब से मुलाकात कर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। अब देखना होगा कि 7 मई को मतदान वाले दिन क्षत्रिय समाज बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा या फिर बीजेपी कोई बीच का रास्ता निकालने में कामयाब हो पाएगी। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, राजकोट से रौनक मचीटिया के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी के बाद आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने गुजरात में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कांग्रेस पर तीखे वार किए। आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला सबको मोदी जी की स्कीम से एम्पावरमेंट हुआ है, उनको ताकत मिली है।
ऐसे नहीं कह रहा हूं। आज ये 80 करोड़ की जनता, आज 80 करोड़ में 3 करोड़ 40 लाख हमारे गुजरात के भाई बहन हैं, जिनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल रहा है। 80 करोड़ की जनता। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, अगले 5 साल फिर मिलता रहेगा। और इस तरीके से एक मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये फर्क। मोदी जी कहते हैं लाल किले के प्राचीर से कि भ्रष्टाचार को हम जड़ मूल से समाप्त करेंगे। ये कहते हैं हम भ्रष्टाचारियों को पनपाएंगे, उनको पोषित करेंगे, उनको बढ़ाएंगे। आप बताइए कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? आप कोयला का घोटाला, 2G का घोटाला, हेलीकॉप्टर का घोटाला, पनडुब्बी का घोटाला, चीनी का घोटाला, चावल का घोटाला, कौन सा सबमरीन का घोटाला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने चुनावी रणनीति पर मंथन किया, जिसके बाद अपना चुनावी प्लान बताया और बीजेपी पर भी पलटवार किया। इस दौरे से महसूस हो रहा है लोग ये 10 साल की गवर्नमेंट जो है इसको इस बार उसको निकालना चाहते हैं। ये एक अंडर करंट चल रहा है, क्योंकि कहीं भी मैं गया तो वहाँ के लोग, वहाँ के नेता और वहाँ के जो भी MLAs, MPs और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं मोदी साहब अपना हर बात को अपना ही नाम लगाते हैं। वो आप देखें उनके कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी पार्टी ये करने वाली है और हमारा मैनिफेस्टो ये है, और हमारे मैनिफेस्टो पे वो अटैक कर सकते हैं, लेकिन अपनी मैनिफेस्टो क्या है जनता के सामने बोलते ही नहीं। बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि गांधी परिवार ऐसा है, खड़गे जी वैसा है, राम मंदिर को इन्विटेशन दिए तो नहीं आए। ये चीज भाई, ये चीज तो है, आस्था के विषय है। इन दिनों देश भर में चुनाव के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। साड़ियों के शहर सूरत में राजनीतिक साड़ियों की भारी डिमांड है। यहां आधी आबादी को चुनावी प्रिंट वाली साड़ियां भा गई हैं। सूरत के व्यापारियों को देश भर से इन चुनावी साड़ियों के जबरदस्त ऑर्डर मिल रहे हैं। चुनाव के दौरान देश के हर रंग में मानो चुनावी रंग खुल गया है। वो वक्त और था जब प्रचार बस सड़कों और रैलियों तक सीमित रहता था। अब डिजिटल प्रचार के दौर में चुनावों की चहल पहल मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए पहले हमारे घरों के भीतर पहुंचना शुरू हुई और अब ये हमारे पहनावे तक भी पहुंची है। सूरत में मौजूद एशिया के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट में इन दिनों बीजेपी के चुनावी प्रिंट वाली इन साड़ियों का क्रेज है। इस बार जो साड़ियाँ बनी हैं उनकी क्वालिटी कॉटन लिनेन के ऊपर डिजिटल प्रिंट के द्वारा वो साड़ियाँ तैयार की गई है। जो भाजपा के इलेक्शन को ध्यान में रख के वो साड़ियाँ तैयार की गई है और ये सारी साड़ियाँ मोदी जी के जो क्षेत्र है वाराणसी उस क्षेत्र में भेजी जा रही है। करीबन 4 से 5 हज़ार साड़ी का हमारे पास ऑर्डर आया है इसका, जिसमें से 2-2.5 हज़ार साड़ी गई है और 2-2.5 हज़ार साड़ी जानी बाकी है। सूरत में कई शोरूम्स पर पीएम की तस्वीर वाली ये साड़ियाँ बिक रही हैं। इन साड़ियों पर पीएम के साथ साथ उनकी पार्टी का स्लोगन और उपलब्धियों से जुड़ी तस्वीरें भी प्रिंट की गई हैं। साड़ियों का रंग और आर्ट वर्क तो खास है ही, लेकिन चुनाव के दौरान पड़ रही तपती गर्मी के हिसाब से इनका फैब्रिक भी बेहद सोच समझकर चुना गया है। जो समय गर्मी का मौसम चल रहा है उसकी वजह से कॉटन और लिनन का डिमांड ज़्यादा है। इसके वजह से ही कॉटन के ऊपर में डिजिटल प्रिंट करा के वो साड़ियाँ भेजी जा रही है। पहनने में कंफर्टेबल होता है, स्किन फ्रेंडली होती है साड़ियाँ, और लोग बार अगर कोई भी महिला ने अगर उसको 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे तक भी अगर पहन कर रखा तो उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। वैसे तो सूरत में बनी साड़ियाँ देश में काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन इन दिनों चुनावी माहौल के चलते चुनावी प्रिंट वाली इन साड़ियों की अच्छे खासी डिमांड है। अभी
लोकसभा का चुनाव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, तो जितने भी बीजेपी प्रेमी या मोदी प्रेमी कार्यकर्ता हैं वह हम लोग को साड़ी का ऑर्डर देते हैं ताकि हर शहरों में वहाँ जो कार्यकर्ता लेडीज कार्यकर्ता हैं वह वो साड़ी पहने और गांव-गांव तक इसका प्रचार हो। साड़ी व्यापारियों के मुताबिक चुनाव से पहले लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी समेत देश के कई बड़े शहरों में इन साड़ियों की बिक्री हो रही है। पूर्वांचल के शहर हैं जैसे वाराणसी है, गोरखपुर है, इलाहाबाद है, कानपुर है, एमपी के कुछ बेल्ट हैं, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, हर जगह जो जो कार्यकर्ता है वो अपने सुविधानुसार साड़ी मंगवाते हैं कार्यकर्ताओं में बांटने के लिए। वैसे चुनावी मौसम में तैयार हुई ये साड़ी वोटर्स की आधी आबादी को रिझाने का अच्छा तरीका साबित हो रही है। खबर वडोदरा के इस चुनाव में व्यापारियों को सरकार से क्या उम्मीद है? आज तक संवाददाता दिग्विजय पाठक की ग्राउंड रिपोर्ट आपको आइए दिखाते हैं। बड़ौदा में गुजरात की सबसे पुरानी जीआईडीसी एस्टेट है। पॉलिसी फ्रेमवर्क है ना, वो ज़्यादा ईज करना चाहिए, अभी नहीं है उतना। स्किल डेवलपमेंट का पार्ट इनकॉर्पोरेट किया जाए और वन नेशन वन एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसमें ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री से पढ़े। फैसिलिटी देना है तो दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं और जब भी टैक्स कलेक्ट करना है तो दोनों आगे आ जाते हैं। अगर हमको कम्पीट करना है फॉरेन नेशंस के साथ तो कुछ सब्सिडीज़ का स्ट्रक्चर बेटर करके बढ़ाना चाहिए। वडोदरा जो कि गुजरात का हार्ट माना जाता है, गुजरात में इन्वेस्टर्स काफ़ी गुजरात को पसंद कर रहे हैं। तभी हमारे साथ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बात करने के लिए है कि लोकसभा के चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है। वडोदरा जो है मोदी जी का फेवरेट माना जाता है और गुजरात इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। क्या मानते हैं आप कि वडोदरा में इंडस्ट्रीज बेल्ट में अभी फ़िलहाल क्या है और क्या होना चाहिए? देखो, मैं बड़ौदा की बात करूँ और मध्य गुजरात की बात करूँ तो इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे पास बहुत बड़ा है। उसके दो रीज़न हैं। एक तो गवर्नमेंट की जीआईडीसी जो है वो अभी नई जीआईडीसी नहीं आई है, बट उसके सामने प्राइवेट प्लेयर्स जो है उन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क जो बनाए हैं विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इससे अच्छा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिला है। प्राइवेट जो इंडस्ट्रियल पार्क है उसमें सरकार फैसिलिटी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कुछ पैसा वो सहाय दे रही है। उसके लिए बढ़िया सा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की और गुज्जू की बात करते हैं तो गुज्जू स्वभाव से ही वो बिज़नेस वाली माइंड से ही वो पैदा होता है। और आज आप देख रहे हो कि आप अदानी जी को देख लो, रिलायंस को देख लो, कोई भी देख लो, तो गुजरात का नंबर 1 वो बिज़नेस यहाँ पर भी था और आज पूरे देश दुनिया में भी उनका जो दबदबा है इंडस्ट्री में वो है ही है। रही बात बड़ौदा की, तो बड़ौदा में हमारे हिसाब से वो 16,000 के करीब एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ है। तो अच्छा इंडस्ट्रीज़ का बेल्ट है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट से अपेक्षा भी रखते हैं। अगर वडोदरा की बात करें तो वडोदरा के आसपास हालोल है, नंदेसरी है, काफ़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट आए हैं, तो क्या अपेक्षा है? सरकार ने कुछ काम किया है वो कुछ खास करके इंडस्ट्रीज़ के लिए, और क्या करना चाहिए अभी? आसपास में जो हालोल, डभोई है और ये आसपास के गाँव में जो इंडस्ट्रीज़ आई है वो अच्छा है, लेकिन जो बड़ौदा में जो आना चाहिए वो वहाँ पे इंडस्ट्री का इतना डेवलपमेंट नहीं है कि ये बड़ौदा में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि जो बड़ौदा के आसपास में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। दूसरी बात जो हिमांशु भाई ने जो बताई कि जो अपना इंडस्ट्रीज़ में जो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट्स को मिलनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्रियल जोन जो होते हैं वो जीआईडीसी में भी जो प्राइवेट गवर्नमेंट थोड़ा हेल्प करके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। इसके लिए जो सरकार है एमएसएमई के लिए काफ़ी काम कर रही है, एमएसएमई को सपोर्ट भी कर रही है। वडोदरा की बात करें, वडोदरा में काफ़ी एमएसएमई आए हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए और क्या अपेक्षा है सरकार से आपकी? एमएसएमई काफ़ी है यहाँ पे, बट कुछ आइडियाज़ मुझे ऐसा लग रहे हैं जैसे कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स कुछ और बढ़ने चाहिए यहाँ पे। दूसरी सब्सिडीज़ जो है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हमको कम्पीट करना है फॉरेन नेशंस के साथ
तो कुछ सब्सिडीज़ का स्ट्रक्चर बेटर करके बढ़ाना चाहिए, तो इंडस्ट्रीज़ कॉम्पिटिटिव हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाहर से जो आते हैं वो काफ़ी अच्छा है, रोड्स हाईवेज बन गए हैं। इंटरनल क्या होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए? सबसे पहले तो जो मोदी साहब का एक विज़न है कि हमें हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स पे भी जाना है और उसके लिए हमें जो जो ज़रूरत लगती है तो वो पहली ज़रूरत है। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उसका एक कॉमन स्टेटमेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई फाई होना चाहिए। हाई फाई का मतलब हमें कोई लग्जरियस नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको मैच करे, ऐसा होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम परिवार के किसी भी सभ्य को कुछ भी खलत नहीं देते, कुछ ख़राब नहीं देते। तो हमारे लिए तो अभी पूरा दुनिया जो है वो एक ही कुटुंब है। तो कुटुंब में जो भी चीज़ बेचनी है या आप ले करनी है वो सही होनी चाहिए। उसके लिए एजुकेशन पॉलिसीज़ में ही स्किल डेवलपमेंट का पार्ट इनकॉर्पोरेट किया जाए और वन नेशन वन एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसमें ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज से पढ़े। वो पढ़ने के बाद उसके भी थॉट प्रोसेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पढ़ने की बजाय मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ इंडस्ट्रीज पॉलिसीज़ या इंडस्ट्रीज़ का पढ़ाई, सिविल के बारे में भी जो पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म पढ़े। तो कोई भी इंजीनियर सिविल डेवलपमेंट में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना ब्रेन यूज़ करता है तो वो कॉमन होना चाहिए। वडोदरा की बात करें, वडोदरा जो है तो इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक कॉमन बात हुई है कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार को देना चाहिए वो यहाँ पे कम है और उसमें सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र राजपूत के साथ दिग्विजय पाठक, वडोदरा, आज तक। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट करके राहुल गांधी की तारीफ किया कि भारत के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। पीएम मोदी के हमले के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग से पहले सियासी हमले तेज हो गए हैं। नए नए मुद्दों के जरिए एक दूसरे पर तीखे हमले हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर रण जारी है। मंगलसूत्र वाली सियासत को लेकर भी संग्राम हो रहा है। वहीं पाकिस्तान की एंट्री के बाद बीजेपी का हमला और तीखा हो गया है। बीजेपी नेता लगातार राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं और इन हमलों के बहाने कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो देखने लायक हैं और जिसको पूरे देश के लोगों को वास्तव में समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये चीजें दिखती हैं कि पाकिस्तान सरकार का पूर्व मंत्री जो बेशर्मी के साथ पुलवामा की घटना का समर्थन करता है, वह व्यक्ति राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो, राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, राहुल ऑन फायर। चुनावी लड़ाई के बीच इन 3 शब्दों ने बीजेपी को वार का हथियार दे दिया। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से राहुल गांधी पर आई टिप्पणी के बाद बीजेपी का हमला तीखा हो गया है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है। चुनाव के दौर में बीजेपी पर असल मुद्दों से भटकाने का आरोप लग रहा है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि
पाकिस्तान आपकी तारीफ कर भैया पता क्या है, पता है मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये जो यहाँ पे जो रवन्ना केस है ना, जिसको पीएम ने एंडोर्स किया है, जिसने मैस रेप किया है, 400 महिलाओं का मैस रेप किया है, उसका जवाब और उसकी माफी प्रधानमंत्री मांगे महिलाओं से। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन बीजेपी ने पाकिस्तान को मुद्दा बना लिया है। उधर राहुल और कांग्रेस के बचाव में अब सहयोगी दलों का भी पलटवार शुरू हो गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रणाम देशवासियों। हिंदी भाषा में आज लगभग 1.5 लाख शब्द बताए जाते हैं तथा अध्ययन की सभी शाखाओं में तकनीकी शब्दों को मिलाकर लगभग 6.5 लाख शब्द हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा शब्द हैं पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मछली मुगल, मंगलसूत्र, गाय भैंस, नौकरी, रोजगार, गरीबी किसानी, महंगाई बेरोजगारी, विकास, निवेश, छात्र विज्ञान, नौजवान इत्यादि मुद्दे भूल गए हैं। दिसंबर 2015 में सबसे पहले ये काम किया कि वो प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ की पोती की शादी में शिरकत करने चले गए बगैर प्रोग्राम के, जहाँ पे रेड कारपेट वेलकम उनका हुआ। किसका रिश्ता है पाकिस्तान के साथ? कांग्रेस का है कि बीजेपी का है? अभी लोकसभा चुनाव में 5 चरणों की वोटिंग बाकी है। पाकिस्तान वाली एंट्री के बाद नए सिरे से कांग्रेस पर हमला जारी है और आने वाले दिनों में ये और तीखा हो सकता है। आज तक ब्यूरो।